नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खबरों को अगर हम टेलीविज़न और अखबारों से समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आती, और आज के तो गोदी मीडिया के ज़माने में उसकी हमें उम्मीद भी नहीं है। इस वक्त जो बड़ी खबर है, मुल्क भर में जो बड़ी खबर है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बल्कि वर्चुअली वो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि ज्यादातर उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सीबीआई ने एक करप्शन केस पर केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। ये एक इतनी बड़ी खबर इसलिए भी है कि क्या ये आइंदा 2024 के इलेक्शन की कोई तैयारी है? क्या ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद अब पंजाब भी हुकूमत बना ली है? गुजरात में भी वो इलेक्शन लड़े थे, हालांकि वो कितने इफेक्टिव रहे गुजरात में या नहीं रहे, उसके बारे में अक्सर अलग अलग राय हो सकती है। एक तो ये जो सिसोदिया की गिरफ्तारी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, नासिर और जुनैद के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, राजस्थान और हरियाणा सरकारों के बीच में टकराव, और ये बिल्कुल अजीब किस्म की सेंट्रल गवर्नमेंट है कि दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पुलिस के का टकराव भी कुछ केसेस में होता है। हमने अब से पहले पुलिस वालों की गिरफ्तारियां देखी हैं इसी हरियाणा में, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एमसीडी में हंगामा हुआ, ऐसा हंगामा देखिए, शर्म आ जाए उन लोगों को जिन्होंने वोट दे करके उनको अपना नुमाइंदा बनाया है। उनको मतलब कोई सिविलाइज्ड तरीका, अगर अगर कहीं सड़क पर भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग आवाम के नुमाइंदे बोतलें फेंकें, खींचें, लेडीज के बाल पकड़ के खींचे जाएं। उस किस्म के हमें देखने को मिल रहे हैं वाकयात। और इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, जाने माने साइंसदान, उर्दू शायर, सोशल एक्टिविस्ट गौहर रजा साहब। आपने कई फिल्में भी बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, जिसका हमने अब से पहले जिक्र किया है, खासतौर पे गुजरात 2002 के सिलसिले में। उससे पहले भी कुछ इनकलाब और कुछ दूसरी, आप लोगों को याद होगा, जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है मैं समझता हूं, और बहुत से काम आपके जहन में होंगे गौहर रजा साहब के। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार। आदाब काज़मी साहब, बेहद शुक्रिया एक बार फिर बुलाने का। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये इतने बड़ी सतह पर, इतनी बड़ी सतह पर मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो नेशनल कैपिटल में यह वाकया हुआ है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको देख रहा है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने स्कूलों को बेहतर करने के सिलसिले में मशहूर है, वो बहुत से ऐसे काम कर रहा है जिसमें लोगों का एप्रिसिएशन और दुआएं भी शायद उनके साथ हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है ये? काज़मी साहब, हमको इस नज़र से कि जो जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, यानी शराब की दुकानों को लेकर के, उसके प्राइवेटाइज़ेशन को लेकर के, उनसे थोड़ा दूर हट के हमें इस पूरे वाक़े को देखना होगा। देखिए, जब ये सरकार आई और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में इन्होंने पैर जमाए, तो लोगों को याद होगा कि बड़ा कांड हुआ था व्यापम का कांड। व्यापम के कांड में लगभग 100 से ऊपर लोग कत्ल किए गए। मुझे नहीं लगता कि करप्शन के किसी बड़े कांड में इतने लोग कभी हिंदुस्तान में कत्ल किए गए हों, और सारे के सारे लोग वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे, उनमें से ज्यादातर। उसमें बहुत सारे पत्रकार मारे गए जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक एमएलए खरीदे जा रहे हैं, और पूरा मुल्क ये जानता है कि उनको पैसे देकर के खरीदा गया है। वो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार हो, वो चाहे त्रिपुरा में खरीदे गए कांग्रेस के लोग हों
या असम में सरकार बनाई गई हो, ये सबको बात मालूम है। तो करप्शन के सवाल के ऊपर किसी को अरेस्ट करना, ये इस गवर्नमेंट का मकसद नहीं हो सकता। करप्शन दूर करना इस गवर्नमेंट का मकसद नहीं हो सकता। लगातार हम देख रहे हैं कि करप्शन को बढ़ावा मिला है और खास तौर से राजनीति में मिला है। ये भी चार्जेस लगाए गए कि पिछली बार मध्य महाराष्ट्र की सरकार को में हर एक को 50 करोड़ से ऊपर दिए गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये करप्शन है या नहीं है? ये सवाल हमारा मीडिया, गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं। तो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो जाहिर है कि सीरियसली करप्शन दूर करने के इल्जाम तो नहीं। तो फिर क्या है? फिर मनीष सिसोदिया को या उनके पहले, उससे पहले जैन को, जो उनके मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ये वजह देखना कहीं ज्यादा जरूरी है। मेरी समझ में जो आता है वो सीधा और सिंपल मामला है कि ये 2024 की एक बार फिर से तैयारी हो रही है। हुआ ये कि इस बीच में 2016 के बाद से लोगों के बीच में खौफ घटता चला गया है और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो वो चाहे पवन खेड़ा को अरेस्ट करना हो, मैंने ये लिखा भी है ट्विटर के ऊपर कि पवन खेड़ा का क्या बिगाड़ लेंगे, आप अरेस्ट कर लीजिए, आप बुला लीजिए आर्म्ड फोर्सेस को, उनको अरेस्ट करने के लिए टारमैक के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और वो पूरे मुल्क में फैलाया जाए, या मनीष सिसोदिया को कल इस तरह से फैन फेयर बाजे गाजे के साथ अरेस्ट किया जाए तो पूरे मुल्क में फैलेगा, ये उनको मालूम है। तो क्या मकसद हो सकता है कि ये सारी बातें, एक तरफ तो ये सोच लें, हम बिल्कुल पक्का यकीन कर लें कि करप्शन हटाने के लिए तो नहीं, करप्शन के चार्जेस के ऊपर अरेस्ट करना जो है वो मकसद नहीं, अरेस्ट करना मकसद है। तो 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए ये बढ़ता जाएगा और लगातार ये मैसेज पूरे मुल्क को दिया जाएगा कि देखो, तुम अगर आम आदमी हो, हम ये मनीष सिसोदिया के साथ कर सकते हैं, हम ये जैन के साथ कर सकते हैं, हम ये पवन खेड़ा के साथ कर सकते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम एक ट्विटर भी मत लिखो, तुम एक जगह बात भी मत खोलो, जबान भी मत अपनी चलाओ, हमारे खिलाफ बोलोगे तो फिर हम ये करेंगे। तुम्हें करप्शन करना करो, हमारे साथ आके करो। तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलना है, हमारे साथ आके बोलो। तुम्हें धर्म के ऊपर भी अगर अटैक करना है तो हमारे साथ रह के धर्म पे अटैक करो। हम मंदिर भी तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ होना चाहिए तुम्हें। तो हमारे साथ होना जो है, इसका एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम्हें जनता ने चुन के क्यों ना भेजा हो, हम तुम्हें जूते की नोक पे रखते हैं। हम तुम्हारे साथ वो कर सकते हैं जो हमने मनीष सिसोदिया के साथ किया, या हम वो कर सकते हैं जो हमने जुनैद के साथ किया। हम इस मुल्क को इस तरह से चलाएंगे कि हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज इस तरह जूतों तले रौंद दी जाएगी। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम ए टीम, बी टीम वगैरह वगैरह, वो हो सकता है सही हो, लेकिन अगर इसको हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी को राज सत्ता तक पहुंचाने की। आम आदमी का, की पार्टी का, और उस वक्त जो अन्ना हजारे मूवमेंट था, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है और रोल है, जिसकी वजह से आज मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं सरकार में। इसमें कोई शक नहीं, कम से कम मुझे शक नहीं। लेकिन इन वाकयात को हमें हमेशा इस तरह से देखना होगा कि क्या कोई वाकया, कोई एक्शन मुल्क को फैशिज्म की तरफ और आगे बढ़ा रहा है। मेरा मानना यह है कि पवन खेड़ा हो, उनकी अरेस्ट हो, या मनीष सिसोदिया की अरेस्ट हो, मुल्क को यह दिखाने की कोशिश है कि हम फैशिस्ट हैं और हम फैशिस्ट की तरह से ही ऑपरेट करेंगे, जिसका मतलब यह है कि हम कोई आवाज इस मुल्क में उठने नहीं देंगे।
तो ये बिल्कुल उस तरह की बात हुई। हालांकि अलग अलग तरीके से टुकड़ों में, किस्तों में ये बात लोग समझ रहे हैं, और डराने की बात ही बात समझ में आती है। या तो आप हमारे साथ, नहीं तो हमारे खिलाफ। तकरीबन मुझे याद आता 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने यही बात कही थी, आइदर विद अस और विद देम। यानी या तो आप हमारे साथ हो, नहीं तो टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट के साथ हैं। तो ये जब पैमाना बन जाए किसी डेमोक्रेसी में, तो फिर जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे हैं, जो जो डिक्टेटर जिसे कहा जाता है, जिसे आम जबान में हिटलर कह दिया जाता है सिंबॉलिक तरीके से, क्या उस तरफ तेजी से ये बढ़ पाएंगे ऐसे वक्त में, जबकि इलेक्शन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है? अब लोगों की हिम्मत बढ़ेगी खिलाफ बोलने की, या लोग दबते चले जाएंगे? आपका कोई असेसमेंट कुछ बताइए, क्या क्या कुछ हालात हो सकते हैं? दो बातें हैं आपके सवाल में। एक तो ये कि आपने हिटलर कहा और हिटलर की जर्मनी की बात की। तो सिर्फ हिटलर ही क्यों, मतलब हमारे पड़ोस में ज़िया की हुकूमत भी रह चुकी है, जी जी जी, बिल्कुल। और उनके साथ जो हुआ वो भी हमें पता है, हिटलर के साथ जो हुआ वो भी हमें पता है। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, और हमारी जो 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 पूरी सभ्यता है, उसको बचाने में नंबर का बहुत बड़ा हाथ है। जब अंग्रेजों ने 1857 किया और कत्लेआम किया, तो कितनों को मार सकते थे, कितनों को दबा सकते थे, कितनों की आवाज खत्म कर सकते थे। कर नहीं पाता कोई। तारीख ये बताती है कि तानाशाह आए इस मुल्क में और गए इस मुल्क से, कभी आवाज दब नहीं पाई पूरी तरह से। कुछ वक्त के लिए टेरर हो गया, जब आपने लाला लाजपत राय का कत्ल किया, या जो जो जलियांवाला बाग किया अंग्रेजों ने, तो हमने वो देखा है पीरियड। हमें मालूम है कि इस मुल्क की तारीख में आवाज दबाने की अंग्रेजों ने कितनी कोशिश की। लगातार मीडिया के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अंकुश लगाए, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन आवाज नहीं दबा पाए। ये भी आवाज नहीं दबा पाएंगे। खास तौर से 2024 जो आ रहा है, उसमें पवन खेड़ा को अरेस्ट करना हो या मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना हो, एक और चीज बताता है कि इनके कदम डगमगाते से लग रहे हैं। इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं। लोग बोलने लगे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि 15 लाख कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ है, लोग कह रहे हैं कि हमें 5 किलो में हम सेटिस्फाइड नहीं, 5 किलो अनाज में सेटिस्फाइड नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि तुम ईवीएम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। लोग पूछ रहे हैं कि अभी तुम्हारा क्या रिश्ता है अडानी के साथ, किस लिए उसको बचा के तुमने रखा हुआ है। ये सारे सवाल सिर्फ गलियों चौबारों में नहीं पूछे जा रहे, ये घरों के अंदर पूछ रहे हैं। कैसे आवाज दबाओगे घर के अंदर? जब बेटा बाप से पूछेगा क्या हो रहा है इस मुल्क में, तो जवाब देना पड़ेगा ना, चाहे उसका कितना भी अलाइनमेंट बीजेपी के साथ क्यों ना हो, क्या है उसका कितना भी अलाइनमेंट मोदी और अमित शाह के साथ क्यों ना हो। ये जवाब तो देना पड़ेगा कि मेरी एजुकेशन में क्या हो रहा है। ये जवाब तो देना पड़ेगा कि मेरी नौकरी का कल को क्या होगा। ये जवाब तो घरों में दिए जा रहे हैं, ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं, और इससे ये सहमे हुए हैं। 2024 की तैयारी ने कदम जरूर डगमगाए हुए हैं, क्योंकि जितना कुछ हो चुका है अब तक, जिस तरह से सेचुरेट हुआ है कि यूपी में सीट्स नहीं बढ़ सकती, बिहार में घटने का ही मामला है, वहां बढ़ नहीं सकती किसी भी सूरत से, या मध्य प्रदेश में हालात बुरे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, राजस्थान डगमगाया हुआ है, तो जिन जगहों के ऊपर घटेंगी उनकी पूर्ति कहां से होगी। तो ये सहमे हुए लोग हैं, ये आवाजें दबाने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से दिल्ली सरकार को चलाने की कोशिश की जा रही है, जहां 2 पावर सेंटर्स क्रिएट कर दिए गए हैं, जहां पूरे के पूरे संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया है, जहां कितनी भी बुरी या अच्छी सरकार क्यों ना हो, अवाम के वोट से चुन करके आई हुई सरकार को चलाने नहीं दे रहे। तो ये साफ दिखाई दे रहा है हमें कि मनीष सिसोदिया
जिससे हमने बात शुरू की थी उनकी अरेस्ट से, असल में पनिशमेंट इस बात का है कि मनीष सिसोदिया की इमेज जो थी वो एक क्लीन आदमी की इमेज थी, एक ईमानदार आदमी की इमेज थी, एक ऐसे आदमी की इमेज थी जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत को बदल करके रख दी, एक ऐसे ईमानदार आदमी की थी कल तक जिसने यहाँ के हेल्थ सिस्टम को बेहतरीन हेल्थ सिस्टम में बदलने की कोशिश की। कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर कर दिया। उन्होंने आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बिजली के बिल माफ किए। उन्होंने, जाहिर है कि जो जो माफिया था, एक वाटर माफिया था, उसकी बहुत हद तक कमर तोड़ दी। मुझे मालूम है कि मेरी सोसाइटी के अंदर बीजेपी की सरकार में रोज सुबह और शाम एक टैंकर खरीदना पड़ता था। तो ये जो मिडिल क्लास है दिल्ली का, जिसका दिल हो सकता है कि मोदी के साथ हो, लेकिन उसको ये मालूम है कि कल को अगर बीजेपी की सरकार आ जाए दिल्ली के अंदर, तो न सिर्फ वाटर माफिया वापस आ जाएगा, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर को खुली छूट दे दी जाएगी कि वो कितने में भी बिजली बेचें। उसे डर है कि जो स्कूल बेहतर हुए थे वो फिर बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। उसमें जो टीचर्स हैं उनको आरएसएस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बजाय बच्चों को पढ़ाने के, आरएसएस के प्रचार के लिए। तो ये मिडिल क्लास आप देख रहे हैं कि हमें एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मिडिल क्लास दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो इलेक्शंस में बीजेपी को वोट देता है, वो दिल्ली में अपने फायदे के लिए ये उसको साफ नजर आ रहा है कि आप सरकार ही बेहतर है। बुरी हो सकती है, बी टीम हो सकती है, आप जो नाम दें उसको दे सकते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास आज इसके लिए तैयार नहीं है कि बिजली का बिल बढ़ जाए। उसे यकीन है कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी उस दिन लैंड माफिया तो वापस लौटेगा ही लौटेगा, लेकिन वाटर माफिया भी वापस लौट आएगा। अच्छा, इसमें बड़ी एक बहुत ही अहम बात जो आपने बताई कि दिल्ली के लोग जब अपनी लोकल सरकार चुनते हैं तो मसलन आम आदमी पार्टी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी की सरकार, तो ये वोटर इतना सेल्फिश हो गया या अंधभक्ति की वजह से वो एक पोजीशन लेता है? क्योंकि जो भी सरकार पूरे मुल्क के लिए बुरी हो सकती है उसको भी तो नहीं चुनना चाहिए। ये फिर वो अंधभक्ति आकर के उनको मोदी की तरफ झुका देती है आखिर। और वो मोदी में कौन सी ऐसी खूबियां देखती है, किस वजह से वो ये दो पोजीशन ली हुई है दिल्ली के लोगों ने? ये मैं समझता हूं अब जो दूसरे स्टेट्स में रहने वाले लोग हैं उनके जहन में ये सवाल जरूर आएगा जब आप की ये बात सुनेंगे। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि इस मुल्क के अंदर जो कम्युनलाइजेशन हुआ है, उस कम्युनलाइजेशन की वजह से दिल्ली की मिडिल क्लास जो है वो मोदी भक्ति में और आरएसएस की भक्ति में, जाहिर है कि वो जब जनरल इलेक्शंस आते हैं तो वो बीजेपी को चुनती है। हमें ये साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ की सारी सीटें इस वक्त बीजेपी के हाथ में। लेकिन जैसे ही सवाल आता है बिजली का, पानी का, रोजगार का, हेल्थ सिस्टम का, तो उसे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी इस लायक नहीं है। हमें ऑपोजिशन की कोई सरकार चुननी पड़ेगी जिसने कुछ काम करके दिखाया है। अच्छा, अभी और अभी इस दिल्ली बात दुखते दिल से ही सही, जी, लेकिन एमसीडी में उसने जाहिर है कि बहुमत दिया है। मैं आप उसी पे आने वाला था, पे आने वाला था। पब्लिक ने बहुमत दिया, लेकिन बीजेपी अब तक भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। हंगामे हो रहे हैं, जिसे हिंदी में कहा था जूता पैजार जिसे कहते हैं, वो हाउस के अंदर नजर आ रहा है। मतलब इस तरह की लड़ाई तो मैं नहीं समझता कि अब गांव देहात के जाहिल लोग भी करते हो, कहीं नजर नहीं आते। हम भी गांव में जाते हैं लेकिन कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी जाती जैसी ये कैमरे के सामने लड़ाई हो रही है। बीजेपी वाले अब भी मेयर, डिप्टी मेयर अपना हो, स्टैंडिंग कमेटी अपनी हो,
और इलेक्शन रिजल्ट आते आते अमित शाह ने खुद कहा था कि मेयर तो हमारा होगा। तो ये किस तरह के लोग हैं, क्या है ये डेमोक्रेसी? तो बिल्कुल फिर लोगों का चुना हुआ। अच्छा, दिल्ली सरकार के बारे में एलजी के मामले में कोर्ट में लिख करके दे चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट कि दिल्ली में सरकार का मतलब गवर्नर, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये एक अजीब सी सूरत है। क्या आपको क्या लगता है ये एमसीडी वाला तमाशा जो है ये इस हद तक, अब महीनों हो गए इलेक्शन हुए हुए लेकिन अभी तक भी डस्ट सेटल नहीं होने दे रहे? अगर लाइटर वेन में कहूं तो गालिब आज होते तो अपना ये शेर कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, ये शेर इसी वाक़े के लिए जो एमसीडी इलेक्शन है उसको डेडिकेट कर देते। जी जी। लेकिन कहीं ज्यादा सीरियस है मामला मेरे जैसे आदमी के लिए। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया गया कम्युनलाइजेशन का और उसको बढ़ाने का, अब उससे मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में जो कुछ घट रहा है इस वक्त, उसको भी मैं गुजरात की तरह का एक एक्सपेरिमेंट मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी, और मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क नहीं करता, वीएचपी हो या दुर्गा वाहिनी हो, ये सब आरएसएस है। इन्होंने नाम अलग अलग रख रखे हैं लेकिन ये सब आरएसएस है, और वो अपने तौर पे खुलेआम कहते हैं कि हम सब आरएसएस हैं। हम ही अक्सर ये भूल जाते हैं और कहते हैं इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बहरहाल, जो आरएसएस है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है दिल्ली के अंदर छोटे लेवल के ऊपर एमसीडी इलेक्शन को लेकर के, कि अगर हार जाएं और खरीद ना पाए, खरीदने का एक्सपेरिमेंट हो चुका सक्सेसफुल, अगर हार जाएं और खरीद ना पाए तब क्या करना होगा? तब हमें वो करना होगा जिसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यानी हारने के बाद अपना मेयर चुनना है। खरीद नहीं पा रहे तो हम चलने ही नहीं देंगे, हम इतना हंगामा करेंगे, हम इतना जूता पैजार करेंगे, हम मारपीट करेंगे, हम पोडियम तोड़ देंगे, हम बाल खींचेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये सब कुछ करेंगे, हम डिले कर देंगे, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। ये सोचिए कि कल को राज्यों की सरकार में होगा तब क्या होगा। ये सोचिए कि कल को 2024 में अगर ये हार गए तो पार्लियामेंट में क्या होगा। तो मेरे लिए जो एमसीडी का एक्सपेरिमेंट है आरएसएस और फांसीवादियों का, वो बहुत अहम है। उसको देखना बहुत अहम, उसको परखना बहुत अहम है। और ये कह करके हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, सब पॉलिटिशियंस एक तरह के होते हैं, सब गुंडे होते हैं, वगैरह वगैरह। सवाल डेमोक्रेसी का है, सवाल इस वक्त लोकतंत्र का है। मैं ये मानता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट है। हमने दूसरे मुल्कों में ये होते हुए देखा है। इसको छोटे लेवल के ऊपर आरएसएस दिल्ली के इलेक्शंस के बाद, एमसीडी इलेक्शंस के बाद कर रही है इस एक्सपेरिमेंट को। ये बड़े लेवल के ऊपर कल किया जा सकता है अगर सक्सेसफुल होता है यहां पर। तो हम नहीं चलने देंगे, हम दूसरी सरकारों को नहीं चलने देंगे अगर हम खरीद नहीं सकते तो। ये होती है फैशिस्ट की आदत, ये होती है उनकी सरिश्त, ये कैरेक्टर होता है फैशिज्म का, जिसमें पहले वो इलेक्शन को सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके दो तरीके हमारे यहाँ हैं। एक ईवीएम से कंट्रोल करो, लोगों को रिश्वत दो, उनके पास पैसे भेजो, उनको धमकियां दो, उनकी आवाज बंद करो, वगैरह वगैरह। दूसरे खरीदना। ये दोनों तरीके अपनाए जा चुके, सक्सेसफुली अपनाए जा चुके, लेकिन इनमें कभी फेलियर हो जाता है। इस पे पूरा यकीन नहीं हो सकता कि आप हमेशा खरीद पाएंगे दूसरी सरकार को, आप हमेशा ईवीएम से कंट्रोल कर पाएंगे, आप हमेशा पैसे देकर के लोगों के वोट खरीद पाएंगे। पूरा यकीन नहीं। पूरा यकीन किस पे हो सकता है? हम चलने ही नहीं देंगे, हम इतनी गुंडागर्दी करेंगे। मीडिया हमारे साथ है, हमारी गुंडागर्दी को गुंडागर्दी कहेगा नहीं। मीडिया को हमने पहले ही कंट्रोल कर रखा है। तो अब ये एक कदम आगे है फैशिज्म की तरफ, जो हिंदुस्तान को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोकतंत्र को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है।
इसको हम ये इस तरह से तो देख ही चुके हैं कि गवर्नर को दिल्ली के पूरी की पूरी पावर्स दे दी गई। वो कोई फाइल पास नहीं कर रहे हैं। वो टीचर्स को हिंदुस्तान से बाहर ट्रेनिंग भेजने के लिए जो फाइल है, उसको अप्रूव करने को तैयार नहीं। क्यों भाई? इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसने ये प्रूव किया है कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया है दिल्ली में। इसके बावजूद कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे मुल्क को आरएसएस का एक स्कूल बना करके रखने की कोशिश की है, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर बेहतर बनाया है। बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं। आप ये अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि आप गवर्नर हैं कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जाने देंगे। इससे साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी दूसरी सरकार को चलने नहीं देना चाहते और खास तौर से कोई अच्छा काम तो करने ही नहीं देना चाहते। ये बहुत खास बात यही है कि अच्छा काम ना करने दें, चलने ना दें। ये तो बहुत ही फासीवाद का एक बहुत ही यानी मकरूह चेहरा है जो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। अच्छा, आपने हल्का सा मीडिया के बारे में जो इशारा दिया, तो मैं आपको बताऊं कि कल जब गिरफ्तारी की खबर आ रही थी टेलीविजन पर, तो कई एंकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे, उसको लफ्ज गिरफ्तारी इस्तेमाल ना करके ये कह रहे थे कि वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे, वो पूछताछ के लिए जाएंगे। ये नहीं कह रहे थे ये गिरफ्तार होने के बाद जा रहे हैं। यानी इस हद तक ऐसा लगता है कि कोई क्लियर उनके पास इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। उस बीच में भी अगर कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इतने एहतियात वाले इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही। अच्छा, मैं चलता हूं उस पर। जुनैद और नासिर का जो कत्ल हुआ, बिल्कुल जैसे एक क्रिश्चियन पादरी का हुआ था उड़ीसा में, जिंदा जला दिया गया। बहुत ही खतरनाक किस्म का वाकया है जो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान अगर अपने आप को उस जगह, उस गाड़ी के अंदर महसूस कर सके, और हेल्पलेसनेस क्या होगी, किस तरह से वो जल के मरे होंगे, वो महसूस करने की बात है। इसमें कोई मजहब या कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो कुछ हो रहा है, एक तरफ वो महापंचायत होती है और वो ये कहते हैं कि साहब अगर राजस्थान की पुलिस यहाँ आई तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएगी मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग उन विक्टिम्स की फैमिलीज को इंसाफ दिलाने के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम उस जंगली वहशी पने के किस लेवल तक पहुंच गए? देखिए, अगर हम काऊ विजिलेंटे जिन्हें कहा जा रहा है अंग्रेजी में, या गौ रक्षक कहा जा रहा है, इसकी अगर 2014 के बाद हिस्ट्री देखें, इसका इतिहास देखें, तो हमें ये दिखाई देता है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे आरएसएस के, वो पहले तो गौ माता जो है उसके प्रचार को एकदम से बढ़ाने की कोशिश की गई। आपको ट्विटर के ऊपर, आपको टेलीविजन के ऊपर गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता का एक शोर शुरू में दिखाई देता है। फिर आपको लिंचिंग्स दिखाई देती, और ये तबका खामोश हो जाता है जो जो इंटेलेक्चुअल वाला तबका था, उसकी आवाज कहीं अब सुनाई नहीं दे रही। उनका काम हो चुका। उन्होंने ये कह दिया कि गाय एक बहुत रिस्पेक्टेबल जानवर है, जिससे ज्यादातर लोग जाहिर है कि डिसएग्री कर ही नहीं सकते थे। उसमें आप क्या कहते कि नहीं है, हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से गाय को एक सेक्रेड एनिमल माना जाता है। पर यह पूरा प्रचार के सेक्रेड एनिमल माना जाता है, और कुछ लोग नहीं इसको सेक्रेड एनिमल मानते हैं। फिर नए टर्म आई, कसाब खानों को कत्ल खाना कहना शुरू किया गया। अगर आपको याद हो, उसमें वो आवाजें दब गईं कि भाई सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इस बीफ की एक्सपोर्ट को ज्यादातर हिंदू और जैन कंट्रोल करते हैं। ये बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने एविडेंस, पर वो कहीं दब गया मामला। इसको पूरी तरह से कम्युनलाइज कर दिया गया। अब कम्युनलाइजेशन के इस प्रोजेक्ट में गाय जो है वो एक इंपॉर्टेंट एनिमल हो गई। उन गुंडों को जो सड़क के ऊपर लोगों को ठगने का काम करते थे, कोई बकरी ले जा रहा है, कोई भैंस ले जा रहा है, और यहां तक के कोई ऊंट
का गोश्त ले जा रहा है, तो उनके पीछे भी ये पड़ करके पैसे उगाने की कोशिश करते थे। इनको इकट्ठा किया गया और इन लोगों को ऑर्गेनाइज करके लगातार लिंचिंग का दौर शुरू होता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अगर लिंचिंग करनी है तो मेरी करो, हमें वो भी दो। अब खामोश है क्योंकि लिंचिंग इंटरनेशनल इशू बन गया था, इतनी ज्यादा लिंचिंग हो ली थी, लेकिन उसका मकसद लोगों को डराना धमकाना था। ट्रेड जो थी, एनिमल ट्रेड जो थी, उसके ऊपर एक बड़ा हमला करना था और उन लोगों को एनकरेज करना था जो इनसे, क्योंकि रोजगार तो आप दे नहीं सकते, आप मोस्ट वायलेंट सेक्शन को इसके लिए उकसाते हैं कि तुम लोगों को ऑर्गेनाइज करो और तुम गौरक्षक बन जाओ। और हमें दिखाई देता है कि वो लोग, खासतौर से हरियाणा गवर्नमेंट जो है, वो आगे बढ़कर एक लॉ पास कर देती है जिसमें कि विजिलेंट, ये जो 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 पूरा गुंडा एलिमेंट था, उसको ऑर्गेनाइज करने का एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा खोल देती है, जिसमें माने सर जो भी नाम है उसका, वो आदमी सरदार बन जाता है, वो करप्ट है, वो क्रिमिनल है, और वो आदमी बन जाता है एक लीडर उन सारे गुंडों का, जो गुंडे ये काम करते हैं और जो लगातार पैसा उगाते हैं लोगों से। सड़कों के ऊपर वो पीछे पीछे भागते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और कभी कभी कत्ल करते हैं, पिटाई करते हैं, और इसको बड़े फख्र से सोशल मीडिया पे डालते हैं लगातार। उनके पास कोई सवाल नहीं उठता गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ये हथियार कहां से आए, ये लाइसेंस्ड है, ये लाइसेंस के बिना है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आज कानून इतने सारे हथियारों को लगातार सड़क के ऊपर लहराने की इजाजत देता है। अगर वो लाइसेंस हो तब भी, अगर लाइसेंस्ड है आपके पास कोई गन, तब भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप जगह उस लाइसेंस गन को ले जाकर के लोगों को धमकी देते रहे। ये धमकी देने के लगातार वीडियोस डालते हैं बड़े फख्र के साथ, और फिर यहां तक मामला पहुंचता है कि लिंचिंग से आगे निकल करके ये किसी को भी टेरराइज करने के लिए पकड़ लेते। राजस्थान के 2 लोग, उनको ये पकड़ते हैं, उनको ये जलाते हैं, जैसा आपने कहा बर्बरियत के साथ पुलिस के पास ले जाते हैं। पुलिस लेने से इनकार कर देती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कस्टडी में अगर ले लिया हमने तो कस्टडी में कत्ल लिखे जाएंगे, फिर पुलिस के ऊपर बात आएगी। वो मना कर देते हैं, तो ये ला करके उस एविडेंस को ही जला देना चाहते हैं कि इन्होंने मारपीट की और कत्ल करने की कोशिश की। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इन हालात में जो लोग कत्ल कर रहे हैं उनको कैसे बचाया जा रहा है, और जो लोग कत्ल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से एफआईआर ला। हमें ये तो सामने की खुली हुई बात है कि मानेसर अभी भी खुला घूम रहा है और उसका नाम एफआईआर से हटा दिया गया, और सीधे धमकी दी जा रही है कि पुलिस अगर आएगी राजस्थान की तो अपने पैरों पे चल के आएगी, लेकिन पैरों पे चलती हुई वापस नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इस कत्ल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और ये मांग की कि भाई जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार तो कीजिए आप, उन लोगों के ऊपर अगले दिन ही एफआईआर हो जाती और एक आदमी के नाम के साथ एफआईआर होती है और 500 नामों को अननोन कह दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि हम किसी को भी पकड़ के बंद कर देंगे। काजमी साहब, इस मुल्क में जब ओपन एफआईआर इस तरह की होती है तो आप और मैं भी उस एफआईआर में अरेस्ट किए जा सकते हैं, जो वहां कभी थे ही नहीं। हम ये जानते हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है इन गुंडों को बचाने के लिए, लेकिन एक और बड़ी भयानक चीज
है जिसके ऊपर थोड़ी नजरें कम हैं, और इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत कम लिखा है। मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअल्स की, हमारे मुल्क के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस बात को बार बार उठाएं जो मैं कहने जा रहा हूं। हमें ये दिखाई देता है कि आसाम के बॉर्डर के ऊपर दो राज्यों की, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, क्लैश होता है पुलिस के, एक स्टेट की पुलिस और दूसरी स्टेट की पुलिस के बीच में। हमें यह दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर के ऊपर पुलिस दोनों तरफ की लॉगर हेड्स पे है। लोग बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा होते हैं और दोनों तरफ की पुलिस अपने अपने लोगों को, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें। अब ये राजस्थान के केस में हमें यह भी साफ दिखाई दे रहा है, यूपी के अंदर का किस्सा, जहां पुलिस जाती है अरेस्ट करने के लिए रेपिस्ट को, वहां पर उसे बचाने के लिए यूपी की पुलिस आ जाती है। हमें ये मालूम है कि यहां इस वक्त जो कुछ चल रहा है, इसमें राजस्थान और हरियाणा की पुलिस के बीच में एक टकराव पैदा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि इस मुल्क में अगर एक राज्य की पुलिस और दूसरे राज्य की पुलिस में इस तरह से टकराव पैदा किया गया, तो ये बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचेगा जहां मुल्क तोड़ने की हालत पैदा हो जाए। ये बहुत भयानक डेवलपमेंट है कि आर्म्ड फोर्सेस, वो चाहे सिविलियन, कल को ये क्या टकराव फौज तक पहुंचेगा। क्या ये मुल्क इसको बर्दाश्त कर पाएगा कि हमारे मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो जाएं, रीजनल इंटरेस्ट में पॉलिटिशियंस के, दोनों जगह सरकारें आपकी, और तब पुलिस में टकराव हो रहा है। इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है। असल में टुकड़े टुकड़े गैंग ये हैं। जी जी, ये बहुत ही अहम बात इसलिए भी है कि अब से पहले ये समझ लिया जाता था कि दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट्स में, वो टकरा रही हैं, लेकिन नहीं, बीजेपी की ही रूल्ड स्टेट्स में बाकायदा दो आपने मिसालें दी, नॉर्थ ईस्ट की और कर्नाटका और महाराष्ट्र की। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मुल्क को तोड़ने का काम असल ये कर रहे हैं, जो आपने बताई कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये है जो अपने आप को नेशनलिस्ट भी कहने का दावा कर रहा है, और ये कहने की कोशिश करते हैं वो देश के गद्दारों को गोली मारो की कहानियां भी हमने इन्हीं के लीडरों से सुनी है। लेकिन असल जो हालात हैं वो हैं जो आपने बताया कि इस पर लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। क्या देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ऐसी सियासत के नतीजे में, जो सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? ये एक बड़ा सवाल है पूरे मुल्क के लोगों के लिए। क्या इस हालत में डेमोक्रेसी बचेगी? क्या इस हालत में संविधान बचेगा? कि क्या इस हालत में जब हमारी पुलिस आपस में ही एक दूसरे के सामने हथियार लेके आएगी तो कौन बचेगा, कौन रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपसे बात करके बहुत सी चीजें मालूम भी होती हैं और नए नए एंगल से चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पवन खेड़ा और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिस तरह से बताया और 2024 की तैयारी के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं, डराने की कोशिश है। या तो आप हमारे साथ, नहीं तो दूसरी तरफ जॉर्ज बुश वाली कहानी जो मैंने आपको बताई, आइदर विद अस और विद देम, तकरीबन उसी तरह का हाल यहाँ किया हुआ है। लेकिन आपने कहा कि ये मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी तादाद है, ये नहीं दबा पाएंगे, सबको नहीं डरा पाएंगे। इससे एक उम्मीद जगती है। हमें उम्मीद है कि देश बेहतर रास्ते पर चले और देश के लिए जो भला हो वही आगे हो, उसी तरह की सरकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम